अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल 2.0। आई एम डॉक्टर आयशा। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थेरापेटिक एक्सरसाइजेज का चैप्टर नंबर 3, रेंज ऑफ मोशन। इसमें हम देखेंगे रेंज ऑफ मोशन क्या है, एक्टिव इनसफिशिएंसी, पैसिव इनसफिशिएंसी, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, पैसिव रेंज ऑफ मोशन, एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन, देयर इंडिकेशंस, गोल्स एंड प्रिवेंशंस। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, रेंज ऑफ मोशन। रेंज एक लिमिट, ठीक है, लिमिट के अंदर एक मूवमेंट हो रही है। मोशन में क्या है, एक मूवमेंट हो रही है। एक हमारे पास क्या होती है, एक लिमिट के अंदर कोई मूवमेंट हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, रेंज ऑफ मोशन। अब एक लिमिट के अंदर मूवमेंट किस चीज़ के, कहाँ पे हो रही है, किस चीज़ पे हो रही है, वो हो रही है हमारे जॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। जॉइंट जो है उनकी जो मूवमेंट होती है ना, वो एक रेंज में होती है। एक उस रेंज से ज़्यादा वो मूवमेंट नहीं कर सकता। जॉइंट का हमारे पास क्या होता है, जॉइंट प्ले होता है, उसी के अंदर जो है ना वो मूव कर सकता है, उससे ज़्यादा वो मूव नहीं कर सकता। जस्ट फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास क्या है, एक एल्बो जॉइंट हमने इसको कंसीडर कर लिया कि हमारे पास क्या है, एल्बो जॉइंट है। अब एल्बो के ऊपर अगर हम फ्लेक्शन की बात करें तो अगर उसकी जो फ्लेक्शन है वो हमेशा मतलब जो है वो 130 to 150 डिग्री ही एल्बो जो है वो फ्लेक्स कर सकती है। इससे ज़्यादा एल्बो की फ्लेक्शन नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि एल्बो की जो रेंज है, उसका जो जॉइंट प्ले है वो इतना ही है, इससे ज़्यादा जो है वो मूव नहीं कर सकती, उसकी रेंज ही ये है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ मोशन। एक रेंज के अंदर जो है वो हमारे जॉइंट की मूवमेंट होती है, उसको हम रेंज ऑफ मोशन कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक्टिव इनसफिशिएंसी और पैसिव इनसफिशिएंसी। एक्टिव इनसफिशिएंसी, पैसिव इनसफिशिएंसी से पहले आपको पता होना चाहिए टू जॉइंट और मल्टी जॉइंट मसल्स का। अब हमारे पास कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें टू जॉइंट या मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब इसमें हम एक्टिव इनसफिशिएंसी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेंगे हैमस्ट्रिंग मसल्स की, ठीक है। हैमस्ट्रिंग्स हमारे पास क्या होते हैं, टू जॉइंट मसल होता है जो हमारी हिप से हमारी जो नीज़ है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारी पोस्टीरियर साइड ऑफ थाई जो है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एक्टिव इनसफिशिएंसी क्या होती है, एक्टिव इनसफिशिएंसी तब प्रोड्यूस होती है जब मसल के जो है ना उनकी शॉर्टन हो रही हो। ये दो जॉइंट्स के दरमियान मसल जो है वो शॉर्ट हो रहा है। दो जॉइंट भी हो सकते हैं, मल्टीपल जॉइंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, मल्टी जॉइंट मसल भी हो सकता है। उनके दरमियान जब वो शॉर्टन हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं एक्टिव इनसफिशिएंसी। अगर दो जॉइंट्स के दरमियान या मल्टी जॉइंट्स के दरमियान मसल जो है उसकी लेंथनिंग हो रही हो, ठीक है, लेंथनड हो रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैसिव इनसफिशिएंसी। ठीक हो गया। अब इसमें हमने एग्जांपल ले ली हमारी जो है हैमस्ट्रिंग मसल्स की। हैमस्ट्रिंग मसल्स जो है वो पोस्टीरियर साइड ऑफ थाई पे प्रेजेंट होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारी जो हिप है, नी जो है हमारी हम फ्लेक्स करेगी, ठीक हो गया, और हमारी जो हिप है उसकी जो है एक्सटेंशन, नी की फ्लेक्शन होगी, हिप की जो है वो एक्सटेंशन होगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारे जो ये यहाँ पे हमारे क्या है, हैमस्ट्रिंग मसल्स प्रेजेंट है, उनके दरमियान क्या होगी, शॉर्टनिंग होगी, ठीक है। ये मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, टेंशन भी प्रोड्यूस हो रही है, और वहाँ पे क्या हो रही है, शॉर्टनिंग हो रही है। इसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव इनसफिशिएंसी कहेंगे। दूसरी तरफ क्या हुआ कि हमारी नी जो है वो एक्सटेंड कर रही है, ठीक है, नी यहाँ पे फ्लेक्स कर रही थी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, नी एक्सटेंड कर रही है, और हमारी जो हिप है वो फ्लेक्स कर रही है। ठीक हो गया। अब तब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, हमारा जो ये मसल है, मसल बल्क हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया। ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये लेंथनिंग इसकी हो रही है, ठीक हो गया। मसल जो हैमस्ट्रिंग मसल है उनकी लेंथनिंग हो रही है इन दोनों जॉइंट्स के दरमियान, हिप और नी के दरमियान। तब हमारे पास क्या होती है, पैसिव इनसफिशिएंसी होती है। ओके, इसमें हमारे पास जॉइंट की लेंथनिंग हो रही होती है। सो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं रेंज ऑफ मोशंस, एक्टिव, पैसिव और एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन। ओके, सो नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, पैसिव एंड एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन वो होती है जो हम एक्टिवली खुद कर सकते हैं। हम अपने किसी भी जॉइंट पे कोई भी मूवमेंट, लाइक शोल्डर पे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, ठीक है, ये सारी जो मूवमेंट्स हैं, एक्सटर्नल रोटेशन भी, ये सारी जो मूवमेंट्स हैं वो हम खुद परफॉर्म कर सकते हैं एक्टिवली कंप्लीट रेंज के अंदर, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे हमने देखा कि एल्बो की जो रेंज है वो 130 to 150 है, इसी तरह बाकी जॉइंट्स पे भी हर जो मूवमेंट है उसकी एक रेंज है, ठीक है। अब वो जो रेंज है वो एक्टिवली हम खुद कर सकते हैं, इसको हम ग्रेड 3 भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको मसल ग्रेडिंग
के थ्रू अगर देखें तो ग्रेड 3 जो होता है ना उस वो हमारे पास क्या होती है, एक्टिव मूवमेंट इसमें हम कर रहे होते हैं, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन होती है, कंप्लीट जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट होती है और वो हम खुद कर सकते हैं, ठीक है। पैसिव रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, पैसिव रेंज ऑफ मोशन में हम क्या करते हैं, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, जो है वो प्रोवाइड की जाती है जिसकी वजह से मूवमेंट हम परफॉर्म करते हैं। अब इसमें क्या हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट जो है अब उसके पास जो है ना इतनी उसकी एबिलिटी नहीं है या फिर पैरालिसिस हुआ है, कोई भी ऐसी कंडीशन है, इंजरी है और वो अपनी जो मूवमेंट है वो कंप्लीट परफॉर्म नहीं कर सकता, उसको बाहर से पैसिव में हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू जो है ना वो मूवमेंट कर रहे होते हैं, उसमें पेशेंट जो है वो इस काबिल नहीं होता कि वो अपनी एक्टिव रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट कर सके, ठीक है। इसमें हम क्या कह सकते हैं कि पेशेंट जो है उसकी जो रेंज है ना वो ग्रेड 1 में हो सकती है। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि उसकी जो है ना ग्रेड 1 में हो सकता है, कि ग्रेड 1 में क्या होता है कि पेशेंट जो है ना वो मूव नहीं कर रहा होता है। एक्टिव असिस्टिव तब होती है जब कुछ वो खुद कर सकता है लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर सकता, तो उसको हम ग्रेड 2 कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना वो ग्रेड 1 में है फॉर एग्जांपल, अब हम उसको क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स या किसी भी मशीन के थ्रू जो है हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू जो है वो हम उनको मूव कराएंगे, ठीक, उनकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो कंप्लीट कराएंगे, उनको साथ में हेल्प करेंगे इसके ज़रिए। लेकिन ये सारी जो हमारे पास रेंजेस है ना ये अनरिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन होगी, ठीक है, उसमें कोई भी उस रेंज तक हमने करानी है जहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ना आ रही हो, ठीक है। ये ना हो कि मतलब हमारे पास कोई वो उसको चीज़ रेजिस्ट कर रही है, हमारे जो जॉइंट है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर बने हुए हैं, ऑस्टियोफाइट की फॉर्मेशन हुई हुई है और हम ज़बरदस्ती मूवमेंट करा रहे हैं, हमने इस तरह नहीं करानी कि उसको पेन हो, पेन फ्री रेंज में रहते हुए हमने उसको पैसिव रेंज ऑफ मोशन करानी है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन। एक्टिव असिस्टिव में क्या होता है कि ना तो पेशेंट ग्रेड 3 है ना ग्रेड 1 में है, कि वो ना तो खुद एक्टिवली कंप्लीट रेंज पूरी नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एल्बो जो है ना उसकी जो कंप्लीट रेंज है वो ये है, ठीक है, 130 टू 150। अब पेशेंट जो है वो यहाँ तक परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट यहाँ तक, लेकिन ये वाली जो कंप्लीट रेंज है या फिर कह लो यहाँ तक परफॉर्म कर सकता है, लेकिन इतनी जो है ना वो कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, हम अब पेशेंट ने यहाँ तक परफॉर्म कर ली खुद, ठीक है, एक्टिवली यहाँ पे परफॉर्म कर ली, अब वो कंप्लीट परफॉर्म नहीं कर सकता, हम उसको क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, ये मैंने यहाँ तक इस तरह से देख, अगर आपको नज़र आ रहा है, देखो मैंने यहाँ तक अगर परफॉर्म कर ली है, ठीक है, अब ये इतनी मैंने एक्टिवली परफॉर्म कर ली, फिर अब इससे ज़्यादा जो है मैं परफॉर्म नहीं कर सकती, तो मैं उसको जो है ना ये इस तरह से असिस्ट करके बाकी रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। यहाँ से आपको अगर सही नज़र आ रहा हो कि आपने यहाँ तक मूवमेंट कर ली, ठीक है, यहाँ तक मूवमेंट कर ली, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो रही, तो इसको यहाँ से ये वाली जो मैं चीज़ कर रही हूँ ना ये मैं उसको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि वो अपनी रेंज ऑफ मोशन वो कंप्लीट कर ले। लेकिन ये हमेशा याद रखना है कि जो भी रेंज ऑफ मोशन होगी वो पेन फ्री रेंज में होगी, अगर पेन हो रहा है तो आपने उससे आगे उसको नहीं कराना, ठीक हो गया। ओके, सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं एक्टिव रेंज ऑफ मोशन और एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन जो है उनकी इंडिकेशंस क्या हैं, किन किन कंडीशंस में जो है वो हम ये करेंगे। अब एक्टिव रेंज ऑफ मोशन क्या है कि नॉर्मली जो है वो हम एक्टिवली अपना मसल जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करें, अपना जो भी बॉडी सेगमेंट है, पार्ट है, उसको मूव करें हैं एक्टिवली, ठीक हो गया, ये तो हमारे पास होगी वो सारी कंडीशंस। अब एक्टिव असिस्टिव क्या है कि अब मसल जो है वो इस कंडीशन में नहीं है, मसल वीक हो गया है, ठीक है, और या फिर जॉइंट में जो है कोई स्टिफनेस है, बहुत ज़्यादा स्वेयर नहीं है लेकिन है एक रेंज तक, और वो मूव कंप्लीट नहीं कर पा रहा, तो इन सारी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, एक्टिव असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे पहले भी मैं यहाँ पे एग्जांपल दे चुकी हूँ कि किस तरह से हम असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद इसके अलावा हमारे पास एक आ जाता है कि हमारा जो बॉडी सेगमेंट है वो इमोबिलाइज्ड रहा है, ठीक है। अब इमोबिलाइज्ड क्यों रहा है, कोई भी सर्जरी वगैरह हुई थी, हमारे पास फ्रैक्चर हो गया, सर्जरी हुई और वो हमने अपना जो एक बॉडी पार्ट है उसको एक टाइम लिमिट के लिए इमोबिलाइज रखा ताकि उसकी हीलिंग हो सके, ठीक है। अब जब वो इमोबिलाइज रहा, फॉर एग्जाम्पल हमारी इंजरी जो है वो एल्बो पे हुई है, ठीक है, अब एल्बो को तो हमने इमोबिलाइज रखना है, लेकिन हम इसकी वजह से जो है अपना जो शोल्डर है उसको भी मूव नहीं कर रहे, अपना जो हैंड है उसको भी मूव नहीं कर रहे, ठीक है। अब इस वजह से हम ये तो नहीं कर सकते ना कि हमारा जो हैंड और शोल्डर है वो साथ में उसके मसल भी वीक हो रहे हैं, उसमें भी स्टिफनेस जॉइंट में हो रही है, एट्रोफी हो रही है मसल्स में, तो हम इस सब से बचाने के लिए अपना जो बाकी अबव और बिलो जो इमोबिलाइज्ड
एरिया है वहाँ से अबव और बिलो हमने उन सारे सेगमेंट्स को उनकी मूवमेंट कराते रहना है, ताकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर्स डिवेलप ना हो, वहाँ पे जॉइंट की स्टिफनेस ना हो। उन सब से बचने के लिए हमने एक्टिव असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन और एक्टिव रेंज ऑफ मोशंस जो हैं वो कराते रहना है। ठीक हो गया, ताकि कंडीशंस ठीक है, एक जॉइंट है वहाँ पे तो हमें प्रॉब्लम है, लेकिन उसके अबव और बिलो जो हमारे एरिया सेगमेंट्स हैं उनमें ज़्यादा चीज़ें वर्स ना हो। ओके, उसके अलावा ये जो हमारे पास एक्टिव रेंज ऑफ मोशन होती है ना, ये एरोबिक जो कंडीशनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेज होती हैं, वो सारी भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास होगी वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, ये सारी जो है ये हमारी एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में इन्वॉल्व होती हैं। ओके, सो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो अगर हम एक्टिव रेंज ऑफ मोशन करा रहे हैं तो हमारी इसमें गोल्स क्या हैं, हम अचीव क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या होती है कि इलास्टिसिटी जो है ना वो हमारी इम्प्रूव होती है। ठीक है, इलास्टिसिटी के अलावा हमारी जो सर्कुलेशन है, ठीक है, वो भी इम्प्रूव होती है। जब हम एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी चाहे कोई भी हो, उसकी वजह से हमारी जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव ही होती है। और जब हमारी सर्कुलेशन अच्छे से होगी तो थ्रोम्बस वगैरह की फॉर्मेशन जो है वो भी नहीं होगी। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, सेंसरी फीडबैक ज़्यादा होगा, हमारा जो स्टिमुलस है बोन और सॉफ्ट टिश्यूज़ जो है उनकी इंटेग्रिटी को स्टिमुलस मिलेगा, और वो जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हमारे हैं और इसके अलावा जॉइंट की जो हमारे पास रेंज है वो भी ठीक होगी। ठीक है, ओके, सो अब हमारे पास इसके अलावा आ जाता है कि हमारी जो कोऑर्डिनेशन है उसको डेवलप करने में, मोटर स्किल्स को डेवलप करने में भी हमारी एक्टिव रेंज ऑफ मोशन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब एक इसके बाद इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है कि हमारी इसको जो है ना, इसमें प्रिवेंशंस क्या हैं। ठीक है, वो ये हैं कि हम रेंज ऑफ मोशन जो है उसको, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन को वैसे तो यूज़ करते हैं, ठीक है, हमारे जॉइंट की जो इंटेग्रिटी है वो मेंटेन करती है, सॉफ्ट टिश्यूज़ जो हैं उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, सब मसल्स की, सॉफ्ट टिश्यूज़ की, वो सब मेंटेन करती है। लेकिन अगर हम चाहें, कहते हैं कि हमें स्ट्रेंथ गेन करनी है, तब जो है वो कोई रोल प्ले नहीं करती। स्ट्रेंथ गेन करने के लिए ज़ाहिर बात है आपको रेजिस्टिव एक्सरसाइजेज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज ही करनी पड़ेंगी, उसमें इसका कोई रोल नहीं होता। ठीक हो गया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी एक ना तो स्ट्रेंथ गेन करने में हेल्प आउट करती है, ना ही कोई स्किल अगर हम डेवलप करना चाहते हैं कोई, ठीक है, कोऑर्डिनेशन डेवलप करना चाहते हैं, उसमें यह रोल प्ले नहीं करेगी। ठीक हो गया, ओके, सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं पैसिव रेंज ऑफ मोशन। पैसिव रेंज ऑफ मोशन में इसकी जो इंडिकेशन है वो ये है कि हम जो है पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्यूट इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में कराते हैं। अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन कब होती है, कोई भी इंजरी है, सर्जरी के बाद 3 to 6 डेज़ के दरमियान जो है ना वो हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है। लेकिन इसमें आपने एक ये बात याद रखनी है कि आप एक्टिव रेंज ऑफ मोशन नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्यूट इन्फ्लेमेशन के केस में या इन्फ्लेमेशन के केस में? वो इस वजह से कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास सर्जरी हुई है, ठीक है, आपका ACL का टेयर हुआ है, और वो टेयर जो है ना वो आपके कंप्लीट जो है वो नहीं हुआ। ठीक है, इतना हुआ है, अभी ये वाला जो इतना पार्ट है ना, ये वाला, ये अभी इंटैक्ट में है, सिर्फ ये थोड़ा टेयर हुआ था। ठीक हो गया, ये इस तरह से अगर मैं दिखाऊं तो इतना ये वाला आधा हिस्सा टेयर हुआ है, लेकिन बाकी जो है ना वो उसके साथ ही है। अब अगर आप एक्टिवली उसको मूव करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो है वो उसकी रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा ले जाओ, और उसकी वजह से जो उसका टेयर नहीं हुआ वो कंप्लीट टेयर हो जाए। और जो है इसके अलावा पेन, इन्फ्लेमेशन और ये जो स्वेलिंग है ये भी ज़्यादा हो सकती है। तो इस सारी कंडीशन को मज़ीद वर्स होने से बचाने के लिए आप उसमें एक्टिव रेंज ऑफ मोशन जो है उसको प्रिवेंट करते हैं। एक्टिवली आपने नहीं करनी, हाँ पैसिवली पेन फ्री रेंज में रहते हुए आप उसको कर सकते हो। ठीक हो गया, ओके, सो नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाते हैं कि हमारी जो पेशेंट है हमने इसके अलावा किस किस को करानी है। कोई हमारे पास स्ट्रोक का पेशेंट हो गया फॉर एग्जांपल, इमोबिलाइज्ड रहा है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है कोमा में है। अब हमने, अच्छा, स्ट्रोक के पेशेंट को हमने पैसिव रेंज ऑफ मोशन करानी है, कोमा के पेशेंट को हमने पैसिव रेंज ऑफ मोशन करानी है। क्यों करानी है? क्योंकि फॉर एग्जांपल ठीक है वो कोमा में है, अब वो उसमें प्रेशर सोर्स बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, उसका जो जॉइंट है वहाँ पे स्टिफनेस हो सकती है, कॉन्ट्रैक्चर डेवलपमेंट हो सकती है, मसल में एट्रोफी हो सकती है, मसल की वीकनेस हो सकती है, ठीक है, मसल वेस्टिंग हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए, ताकि कि जब ठीक है अगर उसको जब वो होश आ जाता है, कॉन्शियस हो जाता है, अभी तो फ़िलहाल वो कोमा में है, ठीक है, या फिर वो पेशेंट है वो इमोबिलाइज्ड है, स्ट्रोक का है, लेकिन अगर हम उसको बिल्कुल ही ऐसे छोड़ देंगे, उसकी कोई एक्टिविटी कराएंगे ही नहीं, तो ये सारे जो मसले हैं, जॉइंट स्टिफनेस, मसल वेस्टिंग, मसल एट्रोफी, ये सारे होंगे। तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए हमने उसको पैसिव रेंज ऑफ मोशन कराते रहना है।
ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है सर्जरी के बाद, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, फ्रैक्चर की हमारे पास सर्जरी होगी, उसके बाद जो है हम उसकी जब हीलिंग हो जाती है, ठीक है, तब हमने पैसिव रेंज ऑफ मोशन करानी है। या फिर हमारे पास कोई भी फ्रैक्चर के अलावा कह सकते हैं कि टेयर हुआ है, एसीएल का टेयर हुआ है, उसकी हमारी सर्जरी हुई थी, उसके बाद जो है हम उसमें पैसिव रेंज ऑफ मोशन कराते हैं। ओके, अब इसकी जो हमारे पास पैसिव रेंज ऑफ मोशन है, इंडिकेशंस तो होगी, हमारे गोल्स क्या हैं, हम उसमें अचीव क्या करना चाहते हैं पैसिव रेंज ऑफ मोशन को कराने से। इससे हमारे पास जो है, एक तो सबसे पहले जॉइंट और सॉफ्ट टिश्यूज़ की मोबिलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चर की फॉर्मेशन नहीं होगी, कि जिस तरह मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्चर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्चर की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। हम उसको मूवमेंट कराते रहेंगे, मसल्स की इलास्टिसिटी मेंटेन रहेगी, सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव होगी, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो जॉइंट पेन है वो कम होगी, और हमारे पास जब सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी तो न्यूट्रिशन जो है उस एरिया को वो भी प्रोवाइड होती रहेगी, ठीक है। अब आपने जब कोई भी इंजरी है या कोई भी रीज़न है, जब आप एक मसल है उसको मूव ही नहीं कर रहे, या एक जॉइंट है उसको मूव ही नहीं कर रहे, तो न्यूट्रिशन भी नहीं जा रही, सर्कुलेशन भी इम्प्रूव नहीं हो रही। सर्कुलेशन तभी इम्प्रूव होती है ना जब आप एक्टिविटी करते हो, मूवमेंट करते हो कोई। अब जब आप मूवमेंट करोगे, उसको पैसिव रेंज ऑफ मोशन कराओगे, तो उसकी जो न्यूट्रिशन है वो भी इम्प्रूव होगी, वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है वो भी फ्लश आउट होगा। और फॉर एग्जांपल वहाँ पे पेन हो रही थी, तो पेन जो है वो भी कम होगी, क्योंकि वहाँ पे जो पेन के मीडिएटर्स हैं वो भी फ्लश आउट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से पेन भी उसकी जो है वो कम होगी, और हीलिंग जो है वो भी प्रमोट होगी अगर आप सर्कुलेशन कराते हो। तो जो हमारे पास हीलिंग के लिए सारा प्रोसेस होता है वो सारा जो है वो भी इन्हेंस हो जाएगा जब हम एक्टिव रेंज ऑफ पैसिव रेंज ऑफ मोशन कराते हैं, ठीक है। सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी। ओके, सो अब हम नेक्स्ट ये देख लेते हैं कि इसमें लिमिटेशंस क्या क्या हैं, कि अगर हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन कराते हैं ना तो उसमें लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि वही सेम बात कि आप एक्टिव रेंज ऑफ मोशन कराओ या पैसिव रेंज ऑफ मोशन कराओ, स्ट्रेंथ या इंडोरेंस जो है ना वो गेन नहीं हो सकती, ठीक हो गया। ये कभी भी हमारे पास गेन नहीं होगी। और इसके अलावा ये होता है कि हमारे पास ये सर्कुलेशन में असिस्ट करती है, ठीक है। एक्टिव और वॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है उसमें ये कोई भी रोल प्ले नहीं करती, ठीक हो गया। और इसके अलावा हमारी जो प्रिवेंट करती है मसल एट्रोफी को जो है वो प्रिवेंट नहीं करती। तो ये सारी जो है ना वो कुछ इसकी लिमिटेशंस आ जाती हैं जो हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन में हमें फेस करनी पड़ती हैं। सो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई बात समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।